चलें टैलेंट साइफर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हेलो। हाल है? कैसे कैसे हो आप? हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अच्छा जी। और सर, मैंने एक्चुअली वेब का लाइव सुना, काफ़ी देर तक सुना। तो सर, मोस्ट प्रोबेबली यही बात हो रही थी कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब अपनी बेबीज़ को उनको दे देना चाहिए, मतलब कि केयर के लिए या फिर और चीज़ों के लिए। बट जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस था, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक दिन ह्यूमन पर राज करेंगे। तो सर, ये तो दोनों थ्योरीज अलग अलग हो गई। वही सवाल था सर मेरा, तो फिर अगर ह्यूमंस पे राज ही करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम उसकी तरफ जा ही क्यों रहे हैं? और अगर जा भी रहे तो फिर अगर मेरा कोई बच्चा होता तो मैं उसको क्यों दूं, या फिर उसके लिए मैं केयर क्यों कराऊं, जबकि इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन दुनिया पर राज करेगी, ह्यूमंस पे राज करेगी। तो फिर बाकी कोई मसला नहीं है। जो बात हुई यहाँ पे आईवीएफ की, बाकी सब सही था। बस ये जो पॉइंट था वो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। देखें, उस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना भी इंसान के हाथ में है। मैं आपको म्यूट करूंगा क्योंकि आपकी तरफ से शोर आ रहा है। हम चाहें तो हम वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भी बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यार आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो? ना करो ना, आपकी तरफ से आवाज वापस आ रही है। हम ऐसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं जो कि एक काम खास के लिए स्पेशलाइज्ड हो, जो कि हम पे राज ना कर सके। तो पॉसिबल है। देखें, जब जब हम इसे बनाते रहेंगे, साथ साथ हमें इसके तोड़ भी आते रहेंगे। एक वक्त ऐसा था कि लोगों ने बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई थी जो कि शायद उस वक्त के मुताबिक कंट्रोल में नहीं आती थी। मुझे ऐसे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान पे एकदम राज करने लगेगी या फिर इंसान के ऊपर एकदम कब्जा ही कर लेगी। उस तरह की जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि इंसान है, जिसकी एम्बिशन है, जो कि सारा कुछ करना चाहता है, दुनिया में कब्जा करना चाहता है, उस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना एक और तरह का टास्क है। हम ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकती है, जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार, एक सेल्फ फ्लाइंग एरोप्लेन, एक हमारे पास एक ऐसा ऐसा मेडिकल रोबोट जो कि सर्जरी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी करने वाला रोबोट जो है वो दुनिया पे कब्जे के ख्वाब देखना शुरू कर देगा। उसकी एक स्पेशलाइज्ड किस्म की इंटेलिजेंस है, और अगर इस तरह की इंटेलिजेंस के साथ हम चलते भी रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। आज दुनिया में ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनके पास, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं जिनके पास दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर है। मगर वो क्या कर रहे हैं? वो मॉडल्स की प्रिडिक्टेबिलिटी कर रहे हैं, वो और तरह की चीजें कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है, ब्रेन पावर उनके पास आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी वो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर, एक चीज़ थी सर हाँ। यहाँ पे कि हाल फिलहाल में सर फेसबुक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, जिसके अंदर ये था कि वो रिप्लाई करना था उनको, तो अपने मन मुताबिक रिप्लाई करने लग गए। तो सर जी, अगर ऐसा चलता रहा और एक कोई बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया गया जो खुद ब खुद ही काम करने लग जाए, तब तो सर जी निश्चित ही है कि कहीं ना कहीं वो इंसान के हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि जब एक छोटी सी चीज़ निकल सकती है तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज़ निकल सकती है। और एक मैं तो सर एक बड़े साइंटिस्ट की बात मान के चलूंगा, जैसे कि आप है सर, आपको साइंस नहीं की नहीं नॉलेज नहीं है, लेकिन उस नहीं नहीं साइंटिस्ट नहीं से तो नहीं कम ही है ना सर। नहीं 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 नहीं, उस तरह नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर स्टीवन हॉकिंग ये कहता है कि दुनिया पर कब्जा कर लेगी, हाँ कर सकती है, मगर हम ये ना समझे कि वो कर ही लेगी। ये हमारे हाथों में है। मेरे ख्याल है सब्सटेंशिया निगरा आ रहे हैं, वो इसका सही तरह जवाब देंगे। ठीक है, वो आते हैं, हम और उनका इंतजार करते हैं, वो आते हैं तो वो मुझे जवाब देंगे इसका। हम लोग गालिब, मेरा भी एक यही पॉइंट क्यों है सर। समझते हैं, हाँ जी जी जी। सॉरी, हम लोग यही क्यों समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेगेटिव चीज ही हो सकती है? हम्म। इट कुड बी सर समथिंग पॉजिटिव। मैं तो नहीं समझता, लेकिन सर मैं अपने बच्चों को क्यों दूं सर? सवाल ये है ना कि जब चलो, मुझे नहीं, डर है हम तो कि ये कह भी वो नहीं रहे कि आप अपने बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दें। वो जब वक्त आएगा वो कुछ और ही सिनेरियो होगा। ठीक है, चलें सब्सटेंशिया निगरा बात करते हैं इसके ऊपर। सर क्या हाल है? हेलो हेलो सर जी। हेलो, जनाब, मुझे आई आवाज थिंक नहीं आ कनेक्ट रही। कर है। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। कैसे हैं गालिब आप? जबरदस्त सर, आप सुनाई। बस ठीक ठाक। और बाकी लोग पैनल में कैसे हैं? गुड गुड, सर आपका ठीक ठाक, इंतजार थैंक था यू। सब्सटेंशिया। थैंक यू। मैं अभी, आज मैंने स्ट्रीम देखी नहीं है, लेकिन मुझे अभी एक मेरे दोस्त का टेक्स्ट आया था कि जरा
जाकर देखें और कोई वो देसी नियो के साथ काफी हीटेड सोना डिबेट हुई है, तो मैंने जल्दी से स्क्रॉल थ्रू किया। हाँ वो नहीं, इट वाज हीटेड बट स्टिल फ्रेंडली। हाँ ओके फाइन। तो आप ये कॉलर से बात करें तो फिर मैं ज्वाइन करता हाँ हूँ। ये Let इन्होंने me follow आर्टिफिशियल ये इस बात से डर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया पे कब्जा कर लेगी, और ये स्टीवन हॉकिंग को कोट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे स्टीवन हॉकिंग ने कुछ इन टोन्स में कुछ बातें की हैं। तो आई थिंक कि आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं अगर आप बताएं तो। अच्छा, जरूर बात कर लेते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूंगा। लेकिन इन जनरल में जाहिर बात है कि इन डिबेट से कि लोगों का जो खौफ है, डर है एआई से रिलेटेड, उससे जाहिर बात है हम वाकिफ हैं। पॉइंट ये है कि सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो डर है ये थोड़ी सी एआई की हाइप पर भी बेस्ड है, ठीक है। पिछले 10-11 साल में नो डाउट, स्टार्टिंग इन 2011 और 2012, नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीबर्थ हुई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे कोई नई फील्ड नहीं है, ये 1950 1950 60s के ज़माने से है, मगर बात ये है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली चलती नहीं थी बिकॉज ऑफ मैनी issues. So starting in like early 2000s और specifically एक समझें कि एक स्टेप चेंज आती है अराउंड 2010-2011, जब कुछ एल्गोरिथमिक ट्रिक्स सामने आए जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो थी वो प्रैक्टिकल सिस्टम्स आपके सामने आना शुरू हुए। तो नो डाउट पिछले 10-11 साल में ट्रेमेंडस एडवांसमेंट्स हुई है एआई के अंदर, एंड नाउ वी हैव गॉट प्रैक्टिकल सिस्टम्स। लेकिन इस बात को याद रखें, जो मेजर सक्सेस है, जो मेजर सक्सेस स्टोरी है एआई की, वो एआई की एक सब फील्ड है जिसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। यानी जिसमें आप एक स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए एआई को ट्रेन करते हैं और वो बेस्ड ऑन नोन एग्जाम्पल्स और उसकी बेसिस पर मॉडल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी प्रेडिक्टिव पावर्स देते हैं। दैट इज द मेन सक्सेस स्टोरी ऑफ एआई, और which is super exciting. I want new people to come and join the research endeavors of AI. यानी कि इसी डायरेक्शन में भी बहुत कुछ होने वाला है। जो दूसरी तरफ की बात है वो एक चीज होती है जिसको AGI कहते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो है कि जो ज्यादा ह्यूमन लाइक किस्म की अनसुपरवाइज्ड अंदाज में, जिसको कोई सुपरविजन नहीं चाहिए, और सो कॉल्ड सेल्फ अवेयर, सो कॉल्ड, ठीक है, मैं बहुत केयरफुली ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी बहुत दूर है, उसके कोई आसार नहीं है। ऑफ कोर्स जो लोग एआई के अंदर काम करते हैं, पार्टली उनको they need a certain amount of hype to gain access to funding. That happens जब आप किसी चीज को मार्केट करते हैं तो आप थोड़ा सा उसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि पीछे कुछ है ही नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सब्सटेंस है, बहुत सॉलिड काम हुआ है एआई में, लेकिन जिससे आप डर रहे हैं वो बहुत दूर है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपकी एआई को सपोर्ट करना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से फियर अनफाउंडेड है कि एआई इज गोइंग टू टेक ओवर। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बहुत सारे सीरियस लोग भी, खास तौर पर मैंने देखा है कि जब आप स्टेप आउट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज एरिया में से, तो बड़े बड़े रिमार्केबल एक्सपर्ट्स जो कि अपनी फील्ड के वाकई बहुत चैंपियन है और हम उनकी इज्जत करते हैं, वो काफी अजीब बातें करने लगते हैं। लेकिन सब्सटेंशिया इलॉन मस्क ने इसके ऊपर काफी हाइप क्रिएट की थी। एलन मस्क इज हाईली ओवररेटेड। मुझे मेरा मुंह ना खुलवाएं उसके बारे में, छोड़ दें। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। इलॉन मस्क जैसे लोग जो हैं वो भी, उनकी भी जरूरत है सोसाइटी में मेरे ख्याल से। आई थिंक बिकॉज पार्टली जो हाइप होती है, ऑल हाइप इज नॉट नेगेटिव। बाज दफा हाइप नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी होती है उस फील्ड में, और बेसिकली इलॉन मस्क फीड्स ऑन हाइप, एंड आई थिंक ही फीड्स ऑन पॉजिटिव हाइप। बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि जी उसकी कोई बेसिस नहीं होती, लेकिन बहरहाल होती हाइप है।
लेकिन हाँ सुनिए, मगर आप- सर नहीं, वो मेरे ख्याल में इस टाइम में सबसे ज्यादा जो अपनी एक्सपर्टीज को जंप करता है ना, अब आई एम नो वन टू से दैट, ठीक है, मैं किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक ही डज दैट। वो दूसरों के काम में नाक घुसाना उसकी वो थोड़ी सी है चीज, ये वाली। दूसरी एक और एंगल भी हमें देखना है। मैं टोटली इस चीज की मतलब देखिए भी, आप मेरे से किसी चीज के बारे में ओपिनियन पूछेंगे और मैं कहूंगा कि भी मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ओपिनियन दे दूंगा, उसका तो हक रखते हैं सारे, ठीक है। लेकिन विद दैट क्वालिफिकेशन कि आप मेरी बात को वेटेज, कभी भी हम कहते हैं कि भी अथॉरिटी की बेसिस पर वेटेज ना दें, आप अपनी रिसर्च करें। पॉइंट ये कि इस वक्त कुछ ऐसा भी है पिछले कई सालों से कि बहुत सारी जो समझे जो कटिंग एज काम है वो इंटरफेसेस ऑफ फील्ड्स पे हो रहा है, ठीक है। जो नॉवेल्टी है वो जो डिसिप्लिन्स के इंटरफेसेस पर से इमर्ज कर रही है, यानी कहने का मतलब है कि बड़ी इंटरडिसिप्लिनरी किस्म की रिसर्च हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग बिल्कुल डिफरेंट जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग एक एनवायरनमेंट में बैठकर फॉर अ कॉमन टास्क काम कर रहे हैं, उससे एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलप होती है। आपको दूसरे के एरिया के एक्सपर्टीज का पता लगता है, दूसरे को आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का पता लगता है, और फिर आप दूसरे एरियाज में थोड़ी सा अपना एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको, अगर आपने उस एरिया में काम नहीं किया हुआ तो आप कहते हैं कि यार मैं दूसरे एक्सपर्ट से क्या कहते हैं राय लूं। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ एआई, अभी कोई टेक ओवर क्या कहते हैं हाँ वो नहीं नहीं होने है लगा, लेकिन कुछ सबसे नहीं होने लगा। मेरा क्वेश्चन है कि आपको पता है अभी तक हम सारा जो कंप्यूटिंग है डिजिटल है बेस, ठीक है, हम एनालॉग फेज पे नहीं अभी तक आए। एनालॉग फेज में अब जाने वाले हैं हम लोग वापस। अब जाने वाले, लेकिन इट्स नॉट लाइक, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम एनालॉग फेज पे चले गए then it can work maybe in the future, or especially when we're able to tap into genetics and we combine computational genetics together at that time. बहुत फार ऑफ चीजें हैं, मगर आज के दौर में किसी भी चीज को फार ऑफ कहना भी जो है ना एक बेवकूफी है। पता चले 50 साल में सारा कुछ हो चुका हो जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये बातें ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, फर्स्ट करें टेक्नोलॉजी है जो कि एक किस्म की डम टेक्नोलॉजी है, यानी आप अगर इस दूसरी टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी को देखें, सेल फोन्स हैं, आपका एक्सेस टू इंटरनेट है, बाकी सारी चीजें, टेक्निकली ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज नहीं है, दे आर डम टेक्नोलॉजीज, ठीक है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से हमें कंट्रोल किया है तो वो तो है ना, मतलब वो एक सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक थ्रेड चलता है कंट्रोल का जो ह्यूमंस को पता नहीं चलता। तो लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कुछ सिनिस्टर एलिमेंट इन्वॉल्व है इस कंट्रोल में। ये एक ऑर्गेनिक चीज है कि एक चीज जो इतनी फंडामेंटल हो जाए, जिस पे इतनी डिपेंडेंस हो जाए, आप कह सकते हैं वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसके पीछे कोई सिनिस्टर कंट्रोलिंग एलिमेंट नहीं है। तो बहुत सर सारी मगर एक चीजें, और चीज है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। एक सेकंड, किसकी तरफ से एको आ रहा है? हेलो। एक मिनट, आप एक मिनट बंद। टैलेंट साइफर, आई एम सॉरी, आपसे मैं इजाजत लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल था। अब मैं सॉरी पहले सर, खुद मैं एक बीच सवाल करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सर एक चीज है कि आप क्या समझते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स की जो अडेप्टेबिलिटी वाली इक्वेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर लेगी विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, के हमसे ज्यादा वो अडेप्टेबल हो एनवायरनमेंट के अंदर? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन के हमें बाईपास कर भी दे तो कोई ऐसा नुक इन क्रैनी में कोई एनवायरनमेंट का कोई ऐसा फैक्टर होगा जो उसके लिए लीथल साबित हो सकता है? एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज गेम, सीधी जो बात है। एक तो पहली बात यह है कि जो प्रोग्रेस और जो चेंज है वो चूंकि एक्सपोनेंशियल होती है, हमारा दिमाग चूंकि लिनियर एक्सट्रैपोलेशन करता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि आगे किस स्पेस पर काम होना है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात आपको कर सकता हूँ कि बेसिकली देयर आर लाइक एल्गोरिदम्स व्हिच, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये मेरे ख्याल से शायद आंसर मिलेगा और आप उसको और आसान अल्फाज में बयान कर पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एआई फॉर एआई, ठीक है। यानी जिसका क्या मतलब है कि अगर मैं
जो ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सक्सेस स्टोरी है, मैं थोड़ा सा सॉरी मुझे थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, लेकिन उसको आई एम श्योर कि आप उसको गालिब आप पैनलिस्ट डेफिनेटली समझेंगे, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी बड़ी स्मार्ट है। देखिए जो मेजर सक्सेस स्टोरी है रिसेंट टाइम्स की, वो आपकी न्यूरल नेटवर्क्स की रीबर्थ है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या चीज है? ये कोऑप्ट किया हुआ है हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन से। द एनालॉजी इज देयर, मगर द एनालॉजी इज नॉट परफेक्ट। वो एक बड़ा सिंप्लीफाइड न्यूरॉन का मॉडल है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स में कॉम्प्यूटेशनली इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि जी आपने कहा है कि जी न्यूरल नेट से हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल सिंपल एक विजन की अगर प्रॉब्लम ले लेते हैं, आपने कहना है कि जी कार वर्सेस एयरप्लेन, इमेज जा रहा है, मुझे बताओ ये कार है या जहाज है। ठीक है, एक सिंपल। तो आप उसको ट्रेन करते हैं उसके सर्टेन पैरामीटर्स को, कि जो गाड़ी की तस्वीर है उसको वो गाड़ी की प्रोबेबिलिटी बढ़े, और जो जहाज की तस्वीर है उसकी जहाज की प्रोबेबिलिटी बढ़े, एंड वाइस वर्सा। और सर्टेन पैरामीटर्स है उस न्यूरल नेटवर्क के जिनको आप ट्रेन करने का मतलब ये कि ऑप्टिमाइज करते हैं उनकी वैल्यूज को। ये ट्रेडिशनल सेटअप है मशीन लर्निंग का या न्यूरल नेटवर्क्स का। अब ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरल नेटवर्क का जो मैंने बनाया है कि ये न्यूरॉन इससे कनेक्टेड होगा, ये न्यूरॉन इससे कनेक्ट होगा, जो आर्किटेक्चर है ट्रेडिशनली वो डिजाइनर बताता था, यानी ह्यूमंस बताते थे। ठीक है, लेकिन ये एक स्टेप था आगे कि आप ये कहें कि यार आप मशीन लर्निंग को ही इस आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर और डिजाइन को लर्न करने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं उसको पैरामीटराइज कर लूंगा, अच्छा इतने न्यूरॉन्स होने चाहिए, ये उससे कनेक्ट होना चाहिए, इसके मैं पैरामीटराइज कर लूं मैथमेटिकली इसको, तो इस फील्ड को न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च कहते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जाके देख ले, उसको पेपर्स मिलेंगे इसमें। जब यहाँ बात आ जाती है कि जब आप AI फॉर AI तक बात आ जाती है कि जी अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए AI खुद इस्तेमाल हो रही है, आई थिंक दिस इज अ रिमार्केबल चीज। और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, ये तारीख में पहले भी हो चुका है। जैसे आप समझें कि कंप्यूटर्स के डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया गया ना, हमेशा से चलता। और सक्सेसिव जनरेशन के कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स क्यों एडवांस थे? क्योंकि पिछली जनरेशन के कंप्यूटर्स ने उनके डिजाइन में कंट्रीब्यूट किया था। ठीक, अल्टीमेटली आप कहेंगे कि वो इंसान ही उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स थी। अभी भी जो मैंने आपको एक AI फॉर AI में भी किया, AI फॉर AI को भी जो ट्रिगर कर रहा है वो इंसान ही कर रहा है अभी। लेकिन ये कि ये चीज इतनी परवेसिव हो जाए और टेक ओवर कर ले, ये मेरे लिए इस वक्त, चूंकि मैं लिनियरली सोचता हूँ बहैसियत इंसान, और एक्सपोनेंशियली एक्सट्रापोलेट नहीं कर पाता, ये मुश्किल है, लेकिन होने को हो सकता है। लेकिन लंबा आंसर दिया मैंने, सॉरी। टेंशन नहीं कर, लेकिन आप डीप माइंड को देखें, उसने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व की जिसके अंदर उसको उन्होंने कोई इनपुट नहीं दिया। डीप माइंड ये गूगल वाली है ना? हाँ बिल्कुल, गूगल वाली जो और ये न्यूरालिंक के साथ ये कर रहा है काम इलॉन मस्क और न्यूरालिंक क्या AI पे काम करती है या नहीं करती? वो बेसिकली मुझे वो एग्जैक्टली वो होगी, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि वो मेरे ख्याल है ह्यूमन मशीन इंटरफेस पे वो काम करती है। अच्छा खैर, मैं जरा एक सुपर चैट्स देख लूं। बुधा अमन जो है वो मेंबर बन गए, थैंक यू बुधा अमन मेंबर बनने के लिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ने एक सुपर स्टिकर भेजा था, शुक्रिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर विप स्टूडियो ने 1 2 3 4 और 5 सुपर स्टिकर्स भेजे थे, थैंक यू वेरी मच आपका। और एक मैं चीज जो है एड्रेस करना चाह रहा था, आप लोगों की बात कंप्लीट हो गई है या फिर अभी कोई रह गई थी? नहीं, वो डाली ने वो डीप माइंड की बात की थी। आप सुपर चैट्स ले लें तो फिर उसको रिज्यूम कर लेंगे। वो सुपर चैट नहीं, एक मोहसिन खान ने क्वेश्चन भेजा है, उसको देखना था बस हमने। इसके बाद आपने अगर बात करनी है तो कर लें, फिर उसको लेके बस उसके बाद हम एंड करने नहीं, बस मेरा ये पॉइंट था कि डीप माइंड के अंदर वो खुद से लर्न कर रहा है, वो यू नॉट गिविंग इट एनी इनपुट, वही तो उसकी खास बात है। मैं अभी कल परसों ही एक चीज देख रहा था, डीप माइंड किस चीज के ऊपर, प्रोटीन फोल्डिंग का प्रॉब्लम डीप माइंड ने सॉल्व किया, वो उसने सॉल्व किया। लेकिन उन्होंने इवन गेम्स उसने ऐसी सॉल्व की हैं जो कि उसने लाइक उसको इनपुट नहीं दी गई थी। रुके नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं सुनिए, नहीं ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब आप यहाँ पर हम AI की क्लास नहीं लगाना चाहते, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कि क्लियर करनी बड़ी जरूरी है। वो ये है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि एक मेजर
जो सक्सेस स्टोरी है वो सुपरवाइज लर्निंग है, जहां पर आपको इनपुट आउटपुट दी जाती है। लेकिन एक जो सब डिसिप्लिन ऑफ एआई है या मशीन लर्निंग है, पुराना है, वो भी कोई नया नहीं है, वो उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये है कि आप जब डेटा नहीं जनरेट कर सकते, तो अगर कोई सिस्टम एनवायरनमेंट से खुद इंटरेक्ट कर सकता है और एनवायरनमेंट से उसको फीडबैक मिल रही है, और फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन रिवॉर्ड्स हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड्स, तो वो सेल्फ लर्निंग कर सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड एन एनवायरनमेंट, वी नीड एन एजेंट जो कि उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मेजर सक्सेस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी, आई वुड से दैट डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ मेजर सक्सेस स्टोरी ऑफ रीसेंट टाइम्स। उसके अंदर भी जो उसकी समझे, जिस तरह बायोलॉजिस्ट का वो एक टेस्ट प्रॉब्लम होता है ना, जिस तरह ड्रोसोफिला उनका एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इस तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो टेस्ट बेड है वो वीडियो गेम्स है। वो वीडियो गेम्स है कि वीडियो गेम्स कैसे एक एजेंट जो है खुद ही लर्न कर सकता है, जिसको ना रूल्स ऑफ द गेम पता है, कुछ नहीं पता उसे। द ओनली थिंग इज कि उसको ये बताया गया कि तुम्हारे पास कुछ एक्शंस हैं, तुम्हारे पास एक फर्ज करें प्लेटफॉर्म है जिसको आप राइट लेफ्ट ये दाएं बाएं कर सकते हैं, और जो फीडबैक उसको आ रही है वो गेम की एनवायरनमेंट से आ रही है पॉइंट्स की सूरत में। वो ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज इवॉल्व करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। इट्स नॉट अ मिस्ट्री, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बड़ी आसानी से उसको मगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो फीडबैक आ रही है एनवायरनमेंट से। रियल एनवायरनमेंट में जो है ना वो वेरिएबल्स बड़े डिफरेंट है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत हाई होता है। गेम के अंदर इनपुट्स एंड आउटपुट्स बड़े लिमिटेड से होते हैं, चाहे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स वीडियो गेम ही क्यों ना हो, ठीक है, वो बड़े लिमिटेड से होते हैं। और उसका क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरह हुई होती है कि उन्हीं फीडबैक पैरामीटर्स के जरिए असल में गेम की अपनी एआई कंट्रोल कर रही होती है उसको। गेम असल में गेम खुद एक एआई है बड़ी लिमिटेड सी, तो इसलिए ये एआई उस एआई से इंटरेक्ट करना लर्न कर जाती है। मगर एनवायरनमेंट क्योंकि एआई नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर इवन के इस तरह का लर्निंग मैकेनिज्म लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। मे भी सब्सटेंशियल निगरान आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, जाहिर बात है, लेकिन रियल जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो रियल वर्ल्ड में भी काम करते हैं। ऐसी कोई बात, एक्चुअल फिजिकल रोबोट्स जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और सीखते हैं, वो भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाय ऑब्जर्विंग द रियल एनवायरनमेंट थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैन यू लर्न टू बिल्ड अ बेटर सिमुलेटर, सो दैट आप जल्दी से रीइंफोर्समेंट लर्निंग जल्दी से वर्चुअली कर सकें। इस पे भी लोग काम करते हैं। ये भी कोई यानी कि सिमुलेटर लर्निंग जो है ना वो एक बड़ी, क्योंकि देखें गेम जो है वो दरअसल एक बड़ा अच्छा सिमुलेटर है। अगर आपके पास एनवायरनमेंट का एक सिमुलेटर, अच्छा सिमुलेटर आ जाएगा तो आप बहुत ज्यादा डेटा जल्दी जनरेट कर सकते हैं। आपको एनवायरनमेंट के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। चलें, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।